तो क्वेश्चन नंबर 77, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स 40, 50 एंड x इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है इट इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज। तो nth रूट मतलब क्यूब रूट आएगा, यहाँ पे क्यूब रूट आएगा बिकॉज 3 वैल्यूज है। सो क्यूब रूट ऑफ 40 इंटू 50 इंटू x इज इक्वल टू 10। So cube root of 40 into 50 is 2000। तो अब क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड का क्यूब करेंगे। 10 क्यूब इक्वल टू 2000x एंड 10 क्यूब का वैल्यू 1000 है। 1000 इक्वल टू 2000x। सो 1000 अपॉन 2000 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू 1/2 आता है। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। तो इजी सम था। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो क्यूब रूट होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन वैल्यूज का। तो ये जो 3 वैल्यूज गिवन है इनको मल्टीप्लाई करके इनका क्यूब रूट जो है वो एज ए ज्योमेट्रिक मीन होता है। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 1/2। पर्दू साइड में है, लिख दिया सबने। नेक्स्ट वाला थ्योरी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। एक्चुअल में लिमिट के जगह पे बाउंड्रीज होना चाहिए, अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री। इसका जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को ही बोला जाता है क्लास साइज या क्लास विड्थ। तो आंसर है आपका सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन, क्लास साइज। और क्लास विड्थ देखो 3 नाम से, क्लास विड्थ बोलो या फिर क्लास साइज बोल सकते हैं या फिर क्लास लेंथ बोल सकते हैं, क्लास लेंथ। ऐसे अलग अलग वे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लास विड्थ, क्लास साइज और क्लास लेंथ। कर दू साइड में है। देन 79 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेट p बी द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑन s इक्वल टू x1 x2 x3। मतलब ये जो सैंपल स्पेस है इसमें ये 3 आउटकम्स है x1 x2 x3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 is 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 is 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2? तो बता सकते हैं क्या कोई कैसे करना चाहिए, यहाँ पे कैसे सॉल्व होना चाहिए, बोल सकते कोई? तो सम ऑफ 3 प्रोबेबिलिटीज मतलब ये तीनों आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सम ऑफ ऑल 3 प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 फाइंड करना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज 1/3 इक्वल टू 1। तो 1/4 1/3 का एडिशन क्या होगा? 3 + 4 7/12। ये आता है ना समझ में? अभी एडिशन कैसे करना है इतना बेसिक अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको डिफिकल्ट जाएगा। 1/4 + 1/3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 अपॉन 4 3 जा 12, 7/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 1 - 7/12। तो 12 1 जा 12 -7 इज 5/12। सो आंसर इज ए ऑप्शन, 5/12। तो इजी था ये क्वेश्चन। तीनों प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 लेके आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। कर दू साइड में। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस। मतलब जो ए है उसके ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे दी है। परसेंटेज मतलब हमेशा प्रोबेबिलिटी होता है। 60% का मतलब 60/100, तो 0.6 आ जाता है। एंड बी स्पीक्स ट्रूथ इन 90% केसेस। तो बी के ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी है 90%, मतलब ये 90/100 0.9। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब है कि अगर ए जो है वो ट्रू होगा
तो उसके साथ कंपलसरी बी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब पूरा उल्टा होना चाहिए, एक सही बोल रहा है तो दूसरा गलत बोलना चाहिए। और ए अगर फॉल्स है, ए फॉल्स है, तो बी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, बी ट्रू होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है क्या, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो अभी ए ट्रू की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो ए के नॉट ट्रू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस 0.6, मतलब ये क्या होगी 0.4। और बी के फॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.9, दैट इज 0.1। तो ए ट्रू है तो बी फॉल्स होना चाहिए, ए ट्रू 0.6 और बी फॉल्स कितना है 0.1। और मतलब प्लस ए फॉल्स है, ए फॉल्स 0.4 एंड बी ट्रू 0.9। तो क्या आएगा देखो आंसर, 0.06 प्लस 0.36। सो आंसर इज 0.42। मतलब ये क्या, 42%। मतलब ये है 42%। तो समझ रहे क्या सब जन, 42% आंसर कैसे फाइंड हुआ है। एक अगर सही होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब पूरा उल्टा, एक ट्रू है तो दूसरा गलत है, और फर्स्ट वाला गलत है तो सेकंड वाला ट्रू होना चाहिए। सो आंसर इज 42%। कर दू साइड में ये, चलो बोलो जल्दी से। ओके डन। नेक्स्ट एग्जांपल 81। A candidate is selected for interview for 3 post। मतलब एक कैंडिडेट 3 पोस्ट के इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया। फॉर द फर्स्ट देर आर 3 कैंडिडेट्स। मतलब जो फर्स्ट पोस्ट है ना उसके लिए 3 कैंडिडेट्स है, 1 2 3। देन फॉर सेकंड देर आर 4 कैंडिडेट्स। सेकंड जो पोस्ट है ना उसके लिए 1 2 3 4 कैंडिडेट्स है, उसके अंदर ए नाम का भी कोई एक कैंडिडेट रहेगा। और थर्ड के लिए कितने कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ 2 ही है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट। मतलब एटलीस्ट 1 पोस्ट के सिलेक्शन के चांसेस कितने होंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो बता सकते कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्ट पोस्ट के लिए 3 आदमी है ना, 3 लोग हैं। तो जो पर्टिकुलर 1 कैंडिडेट है उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 में से एक वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकता है ना, तो 1/3। यस, ईशान ने राइट बोला है, कॉम्प्लीमेंट मेथड। सेकंड पोस्ट के लिए सिलेक्शन का चांस कितना होगा, 1/4, क्योंकि 4 में एक कैंडिडेट वो पर्टिकुलर कैंडिडेट होगा, तो उस कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस 1/4। थर्ड पोस्ट के लिए सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, 1/2। फर्स्ट पोस्ट के लिए सिलेक्शन के चांसेस 1/3, सेकंड पोस्ट के लिए सिलेक्शन के चांसेस 1/4, और थर्ड पोस्ट के लिए सिलेक्शन के चांसेस 1/2। तो नॉट सिलेक्शन के चांसेस कितने होंगे, 1 - 1/3, मतलब 2/3। फिर सेकंड पोस्ट के लिए नॉट सिलेक्शन के चांसेस कितने होंगे, 1 - 1/4, 3/4। और थर्ड पोस्ट के लिए नॉट सिलेक्शन के चांसेस कितने होंगे, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इस वजह से तीनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन के एंड नॉट सिलेक्शन के चांसेस फाइंड किए। अब प्रोबेबिलिटी दैट ही शुड बी सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट। तो एटलीस्ट 1 जो है उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो यूनियन फाइंड करो तीनों का, बट वो फाइंड करना काफी डिफिकल्ट जाएगा। या फिर आप कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट आपको बार बार बताया हुआ है, 1 - नो। एटलीस्ट 1 के लिए 1 - नो करना है, मतलब 1 - प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट इज नॉट सिलेक्टेड फॉर एनी पोस्ट। कोई भी पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये
नॉट सिलेक्टेड फॉर एनी पोस्ट का मतलब है नॉट सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट पोस्ट एंड नॉट सिलेक्टेड फॉर सेकंड पोस्ट एंड नॉट सिलेक्टेड फॉर थर्ड पोस्ट। फर्स्ट के लिए भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, सेकंड के लिए भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए और थर्ड के लिए भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये 2/3 इंटू 3/4 इंटू 1/2। वो प्रॉब्लम इज सॉल्व के लिए 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, वो वाला क्वेश्चन जैसे वैसे ही ये है। सो ये 2 कट होता है, 3 कट होता है, 1 माइनस 1/4, आंसर आता है 3/4। तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो गया। अभी मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था थोड़े दिन पहले प्रोबेबिलिटी का, उसमें सारे एटलीस्ट 1 के ही क्वेश्चन थे, मेजॉरिटी सम्स, जिसमें मेजॉरिटी प्लेसेस पे आपको कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करा है। सो आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज 3/4। और टेक्स्ट बुक के सॉल्व सम में पे से भी अपन ने सॉल्व किया उस दिन, तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अभी ये जल्दी याद आना चाहिए, एटलीस्ट 1 है तो आपको कॉम्प्लीमेंट यूज करना है, और 2 सेट्स रहेंगे तो वहां पे आप यूनियन भी यूज कर सकते हैं। कर दो इरेज है? ठीक है, कर दिया इरेज। क्वेश्चन नंबर 82। 82, a card is drawn from pack of playing cards and another card is drawn without the first being replaced, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट नेक्स्ट वाला कार्ड सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग्स? ये काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है कि एक ही कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं पहले, और फिर उसके बाद सेकंड कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और दोनों भी क्या होने चाहिए? किंग होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग एंड मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग, दोनों कार्ड्स जो है वो किंग्स ही होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग कितना होगा? तो टोटल 52 में कितने किंग्स होते हैं? 4। तो फर्स्ट वाले कार्ड के किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52। फिर वो जो कार्ड है उसको साइड में रखा है ना, तो बचे हुए कार्ड अभी 51 रहेंगे और नंबर ऑफ किंग्स 3 रहेंगे। तो 4/52 इंटू 3/51, तो ये 1/13 और ये 1/17। तो 1 इंटू 1 एंड 13 इंटू 17, तो 1/221 इज द आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। तो इजी क्वेश्चन है, 1/221, ये फाइनल आंसर आता है, 1/221। चलो हो गया सॉल्व ये कर देती है रेस, काफी सिंपल था ये एग्जाम्पल। 83rd एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इफ ही फायर 7 टाइम्स, मतलब उसने 7 टाइम्स फायर किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस? मतलब कम से कम 2 बार टारगेट हिट होना चाहिए। तो बता सकते क्या कौन से मेथड वाला ये सम है? कौन से टाइप का सम है ये? सम्स आपने 12th में भी किए हुए हैं। कौन से टाइप का मेथड यूज होगा यहाँ पे? कौन से मेथड? कॉम्प्लीमेंट वो तो बाद में, बट मेन कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भूल गए क्या? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें सक्सेस क्या है? टारगेट हिट हो रहा है तो सक्सेस है, और टारगेट हिट नहीं हो रहा है तो फेल्यूर है। तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/4। और कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स है? नंबर ऑफ ट्रायल्स 7 है, 7 टाइम्स आप फायर कर रहे हैं ना। तो एक्स के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक्स मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस के वैल्यूज 0 to n होल नंबर्स होते हैं। अब आपको क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार टारगेट हिट होना चाहिए। मतलब 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार या 6 बार या 7 बार, मतलब 2 से लेके 7 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर। तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट मेथड अप्लाई करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये दोनों का आंसर माइनस करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है क्या यार प्रोबेबिलिटी का? NCX
p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, ये आपका फॉर्मूला है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू मतलब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 1 में से क्या लेस करना है, 0 की प्रोबेबिलिटी और 1 की प्रोबेबिलिटी लेस करती है। समझा क्या ये, यहां से यहां तक आपको चाहिए ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0 और 1 को लेस करना, तो 1 माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, 7c0, देन 1/4 का 0th पावर एंड 3/4 का 7th पावर। पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही फ्रैक्शन के फॉर्म में ही दिए हुए टर्म्स। देन 1 की प्रोबेबिलिटी 7c1, 1/4 का 1 पावर, 3/4 का 6th पावर। अब देखो ये 7c0 तो 1 ही होता है, ये भी 1 होता है, 3/4 का 7th पावर, 1-2 मिनट यहाँ पे अपन कॉमन ले लेते हैं, 3/4 रेस टू 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 है, ये 1 है, और ये 3/4 के 7th पावर में से 6 पावर बाहर है, तो 1 पावर अंदर बचेगा, फिर ये 7 और ये 1/4 और ये तो बाहर ही है, तो क्या आएगा देखो, फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देती मैं, 1 माइनस 3/4 का 6th पावर और 3/4 प्लस 7/4 कितना आता है, 10/4, और 10/4 मतलब ये वो रिड्यूस करके कितना आ जाता है, 5/2। तो देखो ऑप्शन कौन सा राइट है, ए ऑप्शन राइट है, 1 माइनस 5/2 एंड 3/4 रेस टू 6। आ रहा है क्या समझ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, एटलीस्ट 2 टाइम्स हिटिंग द टारगेट, कम से कम 2 बार हिट होना चाहिए, तो कम से कम 2 बार या 2 से ज्यादा बार, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से दोनों का एडिशन लेस किया। ठीक है, क्लियर है सबको, ये आंसर ए ऑप्शन आ जाता है। कर दू इरेज है, चलो इरेज कर दिया है, स्क्रीनशॉट निकाल के रखा होगा किसी ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट वन। 5% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव, तो 5% बल्ब्स डिफेक्टिव है, मतलब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05। डिफेक्टिव एज अ सक्सेस मान लो यहाँ, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 0.05। यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स, मतलब ट्रायल सबके 100 है, तो 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 फाइंड करना। तो पहले आपको पॉइसन का पैरामीटर m निकालना है, तो पैरामीटर m के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू पी, तो 0.05 मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाता है, तो पैरामीटर m 5 आ जाता है। फिर ये फॉर्मूला है क्या लर्न, प्रोबेबिलिटी का, e रेस टू माइनस एम, m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, पॉइसन के लिए, तो e रेस टू माइनस पाई, पाई रेस टू पाई अपॉन पाई फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू दिया हुआ है ब्रैकेट में 0.007 इंटू 5 का 5th पावर 3125 एंड 5 फैक्टोरियल इज 120। तो देखो सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, 0.007 इंटू 3125 डिवाइडेड बाय 120, 0.18229, 18229 मतलब 1823, तो आंसर इज ए ऑप्शन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में नहीं छोड़ना चाहिए, पॉइसन का बहुत इजी फॉर्मूला है, बाइनोमियल पॉइसन तो करनी ही चाहिए, नॉर्मल भी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े थ्योरी पॉइंट ज्यादा है उसमें, बट नॉर्मल के प्रोबेबिलिटीज वो कर्व के ऊपर से बहुत इजीली फाइंड हो जाते हैं, सिर्फ आपके लिए नया टाइप है वो, 12th में नहीं था और ये सारे 12th में थे आपको।
तो ए ऑप्शन कर दिया मार्क सबने। चलो करो इरेज फिर ये। स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है किसी ने? तो जिनको नहीं, जिनका लिखना रह गया है वो मैसेज करो, फिर कोई एक जन स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल 85th, इन अ नॉन लीप ईयर। अब ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन है, तो ये क्या लर्न प्रोबेबिलिटी का आंसर। अगर लीप ईयर है तो कोई भी एक पर्टिकुलर डे के 53 होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है, और नॉन लीप ईयर के लिए 1/7 होती है। तो क्या बोला है, फॉर अ नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, और का मतलब एडिशन होता है, 53 ट्यूसडेज और 53 थर्सडेज। तो नॉन लीप ईयर के लिए टोटल कितने डेज होते हैं, 365। इसमें 7 नंबर ऑफ 52 वीक्स होते हैं ना, 52 वीक्स। 52 वीक्स मतलब कितने डेज हो जाएंगे, 52 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे, 364 ना, +1। तो ये 1 रिमेनिंग डे के 7 पॉसिबिलिटीज आएंगे, और उसमें 53 संडेज, एक ही आउटकम में संडे होगा, तो 53 संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी भी 1/7, एंड 53 थर्सडे की प्रोबेबिलिटी भी 1/7। सो आंसर आएगा 3/7। समझ रहा है क्या ये जो 1 रिमेनिंग डे होता है ना, उसकी 7 पॉसिबिलिटीज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये 7 पॉसिबिलिटीज है, 3+3 6+1 7, और 7 में से एक ही दिन पे संडे आता है, तो 53 संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7। एक ही दिन पे ट्यूसडे आता है तो 1/7, थर्सडे भी 1 डे पे ही होता है, 1/7। तो आंसर इज इक्वल टू 3/7 नॉन लीप ईयर के लिए। कर दू साइड में ये। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 and 4 रिस्पेक्टिवली। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस का जो रिलेशन है वो आपको लर्न चाहिए, और ये रिलेशन अपने 12th में भी लर्न किया था। अगर 12th में आपने ये चैप्टर अच्छे से किया तो यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं जाता। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस होता है। तो इसमें मीन कितना है, 10 है, और वेरिएंस कितना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, तो वेरिएंस आएगा 4 स्क्वायर। तो 10 ग्रेटर देन 16 है क्या, नहीं है, फॉल्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नॉट वैलिड है, ए ऑप्शन। आंसर इज नॉट वैलिड, क्योंकि इसका मीन 10 है और वेरिएंस 16 है, तो वेरिएंस बड़ा आ रहा है मीन से, बट ऐसे नहीं होता है, मीन बड़ा होना चाहिए वेरिएंस। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड। कर दू साइड में, ये लिख दिया है सबने ये। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अभी। For Poisson distribution variate x, probability of x equal to 1 is equal to probability of x equal to 2. Then what is the mean of x? तो Poisson distribution के लिए मीन, पैरामीटर, वेरिएंस तीनों इक्वल होता है। तो ये जो कंडीशन गिवन है, इसके दोनों साइड के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, e⁻⁻m m⁻x फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फॉर्मूला यूज किया है, e⁻⁻m। m की वैल्यू तो पता नहीं है और वही फाइंड कर, m⁻1/1 फैक्टोरियल। और अदर साइड के लिए e⁻⁻m m²/2 फैक्टोरियल। फिर अभी दोनों साइड से आपका जो टर्म कैंसिल हो रहा है वो e⁻m वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए m/1 इज m, और राइट साइड के लिए m²/2 फैक्टोरियल इज 2। तो 2 इक्वल टू m²/m। सो m इक्वल टू 2 आता है। अब ये जो पैरामीटर होता है ना, वही मीन होता है। पॉइसन के लिए प्रॉपर्टी ये है कि फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू पैरामीटर होता है।
मतलब ही अगर मीन पूछा है तो आंसर इक्वल टू 2 पैरामीटर ही आएगा, वेरिएंस पूछा है तो भी आंसर 2 ही आएगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन। तो प्रॉपर्टीज याद रखो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस पैरामीटर तीनों इक्वल होते हैं। कर दू इरेजन, लिख दिया सबने। 88 एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम नंबर 88, 30 बॉल्स, 30 का स्पेलिंग कुछ तो गलत हुआ है शायद से, थी 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 बॉल्स, 30 बॉल्स रहेगा। सीरियली प्लेस्ड, serially numbered and placed in a bag, find chance that the first ball drawn is multiple of 3 or 5। तो देखो कितने बॉल्स है टोटल, तो 30 बॉल्स, और फाइंड द चांस दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन, मतलब टोटल 30 है तो सैंपल स्पेस 30 का ही आ रहा है, एक ही बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं, और चांस मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। और क्या प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो कितने मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं, तो 30 को 3 से डिवाइड करो, 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 होता है। देन मल्टीपल्स ऑफ 5 कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। चाहिए तो लिस्ट बना के देख लो, 3, 6, 9, 12, देन 18, 15 आ जाएगा पहले, फिर 21, 24, 27, 30। ऐसे 10 मल्टीपल आएंगे ना 3 के, वैसे ही 5 के मल्टीपल कितने आएंगे, 5, देन 10, 15, 20, 25, 30, ये हो जाएंगे 6 मल्टीपल। तो मल्टीपल ऑफ 3 10 है, मल्टीपल ऑफ 5 6 है, और है तो प्लस करना है। बट दोनों में कॉमन वाले माइनस करने पड़ेंगे। दोनों में कॉमन कौन से आते हैं, दोनों में कॉमन वाले मल्टीपल्स 15 होंगे। देखो 15 के मल्टीपल ये 15 और 30, दो ही कॉमन है, दो ही कॉमन है। तो 2 जो है वो माइनस करना है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, 30। तो आंसर क्या आता है, 14/30। 14/30 मतलब ये आंसर क्या आएगा, 2 7 जा एंड 2 15 जा। तो आंसर है डी ऑप्शन। इजी सम था ये। मल्टीपल्स ऑफ 3 10 है, मल्टीपल्स ऑफ 5 6 है, और कॉमन वाले मल्टीपल्स 2 है। तो और है तो एडिशन करना है, या फिर यूनियन का ही फॉर्मूला ही है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर दे। सो आंसर इज 7/15। कर दू साइड में ये, कर दू इरेज, फास्ट हो रहा है तो बोलो। डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स आर 37 49 रिस्पेक्टिवली, फाइंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, एंड थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है, 37, 37 इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। इसको इक्वेशन 1 कर दो, एंड थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू है 49, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा इक्वेशन 2। अभी मोड जो होता है वो म्यू ही होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों भी इक्वल होते हैं। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू म्यू होता है। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और म्यू फाइंड करना है। तो दोनों इक्वेशन माइनस कर दो क्या, बोथ द इक्वेशन अपन माइनस कर देते, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला टर्म कट हो जाएगा, और इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, निगेटिव 12 आ जाता है, और इधर का सब्ट्रैक्शन ऐड होगा, मतलब 1.35 सिग्मा। तो 12 डिवाइडेड बाय 1.35, ये सिग्मा आता है।
अरे गलत किया मैंने, ये ऐड करना चाहिए ना, ये ऐड करना चाहिए, ये गलत किया मैंने। सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये एडिशन करना चाहिए। एडिशन करेंगे तो सिग्मा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो 1 - 2, 1 + 2 एडिशन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन का आंसर 86 आता है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू। तो म्यू इक्वल टू क्या आता है? 43। इजी सम था, मेरे कारण से काफी टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पे। सो म्यू मतलब ही मोड है। मोड की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? 43। मोड इज इक्वल टू 43। कर दूं क्या इरेज है? मेरे पहले आप लोगों का हो गया होगा ये। सो सम नंबर 90 देख लेते अभी। द odds in favor of event A in a trial is 3:1। अभी odds in favor का रेशो है, तो odds in favor का जो रेशो होता है उसमें ये फेवरेबल केसेस होते हैं, ये फेवरेबल केसेस होते हैं वो, और ये अगेंस्ट वाले केसेस होते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट है। नॉन ऑकरेंस का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। बट पहले अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल अपॉन फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल? सो 3/3 + 1, सो इट इज 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 - 3/4 इज इक्वल टू। अच्छा, ये 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस है। तो ये 1 ट्रायल के लिए हो रहा है, फॉर 1 ट्रायल। फॉर 1 ट्रायल नॉन ऑकरेंस 1/4 है, तो फॉर 3 ट्रायल्स कैसे करना है? तो फर्स्ट के लिए भी नॉन ऑकरेंस, एंड सेकंड के लिए भी नॉन ऑकरेंस, एंड थर्ड के लिए भी नॉन ऑकरेंस। तो आंसर क्या आएगा? 1/64। समझा क्या? फॉर 3 ट्रायल्स, एक ट्रायल के लिए 1/4, तो हर एक ट्रायल के लिए नॉन ऑकरेंस होना चाहिए। 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, n इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ट्रायल्स इक्वल टू 3। सो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, सो आंसर इज 1/64। कर दो इरेज है। चलो बोलो, अब लोगों का कंप्लीट हो गया तो इरेज कर देते हैं। अब ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है 91। 4y - 5x इक्वल टू 15 इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है ये। एंड कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोइफिशिएंट x ऑन y? तो रिग्रेशन कोइफिशिएंट x ऑन y bxy होता है। तब ये जो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है, इसको अपने ऐसे लिख दिया -5x + 4y इक्वल टू 15। तो ये जो बी y ऑन x है, इसके ऊपर से by(x) फाइंड करना होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है क्या याद? स्लोप का फॉर्मूला दिया था, by(x) इक्वल टू -a/b माइनस माइनस y अपॉन 4। तो समझ रहे कि 5/4 मतलब ये 1.25, या है क्या याद ये फॉर्मूला? by(x) इज -a/b एंड bxy इज -b/a। तो फॉर्मूला क्या है? r² इक्वल टू bxy इंटू by(x). फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, r² इक्वल टू bxy इंटू by(x). 0.75 का स्क्वायर bxy इंटू 1.25। अब ये सॉल्व करके आंसर फाइंड करो। 0.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.25, तो 0.45 आता है क्या आंसर? आंसर इज 0.45। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x जो है उसके ऊपर से b/x निकालो।
तो आंसर फॉर 91 एग्जाम्पल इज 0.45. कर दू साइड में ये. चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज if the regression line y on x and x on y are, then find arithmetic mean of x and y. काफी सिंपल सम है. दो रिग्रेशन इक्वेशन जो है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा x बार एंड y बार होता है. तो ये दोनों इक्वेशन को अपने सॉल्व किया तो जो आंसर आएगा वो x बार y बार का ही होगा. तो ऑप्शन वाइज कर सकते हैं. ये x बार है और ये y बार है. यहाँ पे 1 पुटअप किया तो 2 आएगा और यहाँ पे -1 पुटअप किया तो -3. -1 सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ पे 1 पुटअप किया तो 5 आएगा. यहाँ पे -1 पुटअप किया तो -6 -1 आएगा. तो आंसर ए ऑप्शन राइट है. ऑप्शन वाइज सॉल्व करना ही है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज x बार एंड y बार. कर दू साइड में. यस. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.5. मतलब r की वैल्यू 0.5 है. तो व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन x एंड 0 - 1. तो पहले बताओ r की प्रॉपर्टी क्या है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल आल्सो. मतलब r की वैल्यू ओरिजिन या स्केल दोनों में से किसी से भी अफेक्टेड नहीं होती है. ओनली इट चेंजेस इन साइन इफ स्केल्स आर अपोजिट इन साइन. अभी स्केल अपोजिट इन साइन है या सेम साइन के वो चेक करने. x के आगे मल्टीप्लाई में कोई नंबर है क्या. कोई भी नंबर नहीं है. यहाँ पे +1 है. और y के आगे मल्टीप्लाई में क्या है. निगेटिव साइन मतलब -1. तो मल्टीप्लाई वाले नंबर्स जो है ये अपोजिट साइन के है ना. अपोजिट साइंस स्केल्स अपोजिट साइंस के हैं. इसलिए r का जो आंसर है वो साइन में चेंज होगा ना. ये पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा. -0.5. ओनली चेंज इन साइन व्हेन चेंज्ड बाय अपोजिट स्केल्स. सो आंसर इज -0.5. समझा है सबको ये. अपोजिट साइन से मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर साइन में चेंज होता है. ये पॉजिटिव 0.5 है तो ये क्या हो जाएगा. -0.5. कर दू इरेज है. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. 94th. फॉर अ पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स. अभी परफेक्ट परफेक्टली कोरिलेटेड मतलब r का वैल्यू क्या होगा. +1 पॉजिटिव. वन ऑफ रिग्रेशन कोइफिशिएंट मतलब दो रिग्रेशन कोइफिशिएंट में से कोई एक सपोज bxy मान लेते हैं. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 2. तो फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ y.